वेलकम टू माय चैनल। एंड जो हम डिस्कशन करने वाले वो एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। तो बेसिकली केस लो स्टडी करेंगे और केस का नाम जो है वो आपके सामने है, भैरूलाल वर्सेस मधुसूदन। इसके बाद में समझ लेते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। बेसिकली ब्रीफ फैक्ट समझ लेते हैं कि ये एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कैटारेक्ट को लेके एक कैटारेक्ट का ऑपरेशन होता है। जो इसमें पेशेंट है वो एक कैटारेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं और कैटारेक्ट का जो ऑपरेशन करते हैं वो एक आई सर्जन करते हैं। उसके बाद में जो डेट है वो आपके सामने है, जिस टाइम पे जो है आपका कैटारेक्ट का जो उनका ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद में पेशेंट जो है वो रुकते हैं। एक दिन रुकने के बाद में उनको क्या होता है, सवियर पेन फील होता है और जो पेन होता है वो ऑपरेटेड आई और उसी के साथ में भी कुछ एसोसिएटेड होती है, तो हेडेक उनको फील होता है। तो वो विज़िट करते हैं डॉक्टर को विज़िट करने के बाद में एज़ यू कैन सी, यू कैन रीड इन दिस पैरा कि डॉक्टर को जब वो विज़िट करते हैं तो उनको जो सजेशन दी जाती है वो पेन किलर्स और कुछ आई ड्रॉप्स उनको दी जाती है। लेकिन मल्टीपल टाइम्स अटैम्प्ट करने के बाद भी क्या है, उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद में जब मल्टीपल टाइम्स जो उनको रिलीफ नहीं मिल पाता है तो वो एक मेडिकल ओपिनियन के लिए एक डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद में उनको पता चलता है, उन्होंने 2 डॉक्टर्स को अप्रोच किया, दोनों का जो ओपिनियन था वो लगभग सेम था एंड दे बोथ डायग्नोज द इन्फेक्शन की इन्फेक्शन हो गया है और जो आई है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई है। तो उनका जो ओपिनियन था वो ये था कि जो पेशेंट था उनकी ऑपरेटेड आई है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और अगर टाइमली उसको निकाला नहीं गया तो वो ब्रेन भी डैमेज कर सकती है। इसके बाद में उनका ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन किया गया और सर्जिकल जो ऑपरेशन था वो मिलिट्री हॉस्पिटल में किया गया, जो कि जो इनिशियल ऑपरेशन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। जो इनिशियल ऑपरेशन किया था उन्होंने पेन किलर मल्टीपल टाइम्स जो है पेन किलर प्लस में बैंडेजेस वगैरह चेंज की थी, बट मल्टीपल टाइम्स विज़िट करने के बाद में जब उनको पता चला, एक थर्ड ओपिनियन जब लिया कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद में उनको जो है एडमिट करना पड़ा और जो एडमिट है मिलिट्री हॉस्पिटल में करना पड़ा। वहीं पे उनका जो है सेकंड ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। जो ओवरऑल पोस्ट ऑपरेशन के बाद में जो उनको लॉस ऑफ विज़न हुआ, उनको एक्चुअली में लॉस ऑफ विज़न हो गया। मनी स्पेंट ऑन डॉक्टर्स विजिट, बिकॉज उस ऑपरेशन के बाद में जो भी चीज़ें हुई उसके ऊपर, जो डायग्नोसिस से लेके आपकी मेडिसिन से लेके आपकी कंसल्टेशन से लेके ये सब सारी चीज़ें हार्डशिप्स हुई, मॉनेटरी लॉसेस हुए, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए। इसके लिए उन्होंने एक लीगल नोटिस दिया, लीगल नोटिस अंडर मेडिकल नेग्लिजेंस, जिसमें कि उन्होंने सारी चीज़ें डिमांड करी। और फाइनली जब डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हुआ थ्रू लीगल नोटिस तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर दी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में, फॉर 3,50,000 कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब जब वो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उनका कंप्लेंट जो है वो डिसमिस कर दी जाती है ऑन द ग्राउंड दैट अपीलेंट हैज़ नॉट फाइल्ड एनी एक्सपर्ट एविडेंस। बिकॉज जब भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होगा तो आपको एक्सपर्ट एविडेंसेस तो देने पड़ेंगे, बिकॉज जो मेडिकल नेग्लिजेंस है वो तभी होगा जब नॉर्मल सिनेरियो में कोई एक्सपर्ट आपको ये बताएगा, या एक्सपर्ट जो है अपनी एक्सपर्टीज़ को सबमिट करेगा, या एक्सपर्ट जो है वो ये सबमिट करेगा कि नॉर्मल सिनेरियो में अगर ये रूट, नॉर्मल सिनेरियो में जो भी रूट किसी डॉक्टर ने लिया, बिकॉज इट्स अ मेडिकल नेग्लिजेंस केस, तो जाहिर सी बात है जो भी डॉक्टर इन्वॉल्व है अगर उसने नॉर्मल कोर्स से हट के उस सच सिनेरियो में ऐसा रूट लिया है जो कि नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, जो कि अबनॉर्मल है या जो अबनॉर्मल कोई ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसी केसेस में ही मेडिकल नेग्लिजेंस होगा। तो जब भी मेडिकल नेग्लिजेंस है तो उसमें एक डॉक्टर्स ओपिनियन तो लेते ही है। तो ये इसी को कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यही बोला कि डॉक्टर्स ओपिनियन जो है वो लिया नहीं गया, इसी वजह से क्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट रिस्पोंडेंट वॉज नेग्लिजेंट वाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ राइट आई। ये जो है वो प्रूव नहीं कर पाए, कौन, पेशेंट। तो ये कह के उन्होंने पेशेंट की जो कंप्लेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन के खिलाफ में जो है पेशेंट गए स्टेट कंज्यूमर कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, मतलब स्टेट की, महाराष्ट्र का केस होगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट में फिर स्टेट में, तो स्टेट कंज्यूमर में वो चले गए। जब स्टेट कंज्यूमर कमीशन में गए तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने उनकी जो अपील है उसको अलाउ कर दिया गया और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, तो स्टेट कंज्यूमर ने कहा कि नहीं, देयर इज़ ए मेडिकल नेग्लिजेंस। और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया
यू कैन रीड इन दिस पैरा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर ने सबसे पहले जो मिस्टेक करी वो केस पेपर नहीं प्रोवाइड करे, जिससे कि उनका जो रिटर्न वर्जन है उसको कोरोबरेट करा जा सकता हो। बिकॉज जब भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होता है तो एक रिटर्न स्टेटमेंट आप देते हो, एक रिप्लाई देते हो, और रिप्लाई के साथ में आप अलोंग विद आप बताओगे कि ये जो सेट ऑफ जो ट्रीटमेंट है ये हमने फॉलो किया। और कोई भी जो जब भी कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो एक प्रॉपर केस फाइल बनती है। तो वो जो केस फाइल है कि उस केस फाइल में आपकी मेडिसिन से लेके आपकी डायग्नोसिस से लेके सब लिखा होता है, एडवाइसेस एंड ऑल एंड दी ट्रीटमेंट फॉलोड, तो सब लिखा होता है। तो वो केस फाइल आप प्रोवाइड नहीं कर पाए और उसकी वजह से क्या हुआ, रिटर्न वर्जन को सबसे पहले तो कोऑपरेट नहीं किया। तो एनी टाइम जब भी ऐसा मेडिकल नेग्लिजेंस का इनफैक्ट कोई भी केस होता है तो उसमें आप प्रॉपरली एविडेंसेस देते हो। तो इसमें जो एविडेंसेस है, वन ऑफ द मेन एविडेंसेस होता है वो होता है आपकी केस पेपर्स। तो वो देना बहुत ज़रूरी है। और इस केस में सबसे पहला जो ऑब्जर्व किया स्टेट कमीशन ने कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपने केस पेपर को सबमिट नहीं किया। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें और ऑब्जर्व करी, वो ये करी कि जो केस पेपर हैं वो रिटर्न वर्जन के फाइल होने के बाद प्रिपेयर हुए हैं, और उसमें भी क्या है, रिटर्न वर्जन में भी आपकी कॉन्ट्राडिक्शंस है, मतलब आपके कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं स्टेटमेंट। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि रिटर्न वर्जन है, आप रिटर्न वर्जन को सोच लो रिप्लाई के तौर पे, रिटर्न स्टेटमेंट के तौर पे। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, रिप्लाई दिया है, तो रिप्लाई के साथ में सबसे पहले तो केस पेपर नहीं दिए, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो रिप्लाई है उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस थे, और कॉन्ट्राडिक्शंस कुछ फैक्ट्स को लेके थे जो आपकी केस फाइल में रिटर्न है। फिर स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया जो मिलिट्री हॉस्पिटल था जिसमें लास्टली जो है उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी जो डिस्चार्ज समरी है उसको ऊपर यूज़ किया, और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद में स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि रिस्पोंडेंट जो कि डॉक्टर थे इनिशियली जिन्होंने ऑपरेशन किया था कैटरेक्ट का, ही हैड मिजरेबली फेल टू ट्रीट द कंप्लेनेंट पोस्ट ऑपरेटिवली। तो जब भी आपका ऑपरेशन होता है तो जो पोस्ट ऑपरेशन आपकी जो केयर होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पोस्ट ऑपरेशन में कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ केयर इज़ रिक्वायर्ड और वो हुई नहीं है, और उसका जो ओनस है वो डॉक्टर्स पे है या किसी मेडिकल एक्सपर्ट पे है, तो जाहिर सी बात है उस केस में क्या होगा कि अगर वो केयर नहीं होती है तो आप उसके लिए मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लगा सकते हो, और उसका ये उदाहरण भी है। तो बेसिकली ये स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि जो पोस्ट ऑपरेशन जो केयर है वो हुई नहीं और उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन की वजह से जो है जो पेशेंट है उनको इतना सब झेलना पड़ा, जो मॉनेटरी लॉस हुआ या फिर लॉस ऑफ विजन हुआ, ये सब सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ी जस्ट बिकॉज दी डॉक्टर हु हैड ऑपरेटेड हिम फॉर कैटरेक्ट, उन्होंने पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं करी, ट्रीट ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ था। तो उनको जो है आप कॉम्पनसेशन ग्रांट कर दी थी। तो ये उसका भी उदाहरण है कि जब भी आपको मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो यू कैन गो फॉर कंज्यूमर केसेस बेसिकली। और ऐसा भी नहीं कि भैया डिस्ट्रिक्ट ही आपके फेवर में करेगा, इट्स जस्ट स्टेप बाय स्टेप। इफ़ यू थिंक यू आर राइट यू शुड मूव अहीड। कंज्यूमर नहीं दे रहा, स्टेट नहीं दे रहा, नेशनल नहीं दे रहा, तो फिर उससे ठीक है। इसके अगेंस्ट में भी वो जो है गए स्टेट कमीशन के जो ऑर्डर था उनके खिलाफ में गए, और उनका ये भी मानना था कि जो उनके डैमेजेस वगैरह हैं वो कम दिए हुए हैं, क्योंकि मेंटल एगनी भी हुई है, स्पेशल डैमेजेस उनको नहीं ग्रांट हुए जो कि ग्रांट होने चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि दो टाइप की अपील होती हैं, अपील रिवीजन दो टाइप के होते हैं कि एक तो जिनके फेवर में होता है तो वो भी जा सकते हैं अपील में, और जिसके अगेंस्ट में वो भी जा सकता है। फेवर में इसलिए कि भाई अमाउंट जो है मेरी कम है, अमाउंट मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए, या मुझे कोई और रिलीफ मिलना चाहिए था जो आपने डिमांड किया था और वो नहीं प्रोवाइड हुआ। और अगेंस्ट में उसके कि भाई मेरे अगेंस्ट में जो कोई डिसीजन आया है तो मेरे अगेंस्ट में नहीं आना था, ये फेवर में डिसीजन आना था। तो ये आप बताते हो कि कौन से फैक्टर्स कंसिडर नहीं हुए, तो वो जाके आप अपील कर सकते हो बोथ द पार्टीज़। तो इन्होंने भी है नेशनल में आपको कर दिया। तो बेसिकली क्या हो गया, पहले डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर आपका स्टेट हो गया कंज्यूमर फॉर्म, फिर आपका नेशनल हो गया। तो ऐसे करके आप अपील कर सकते हो। तो इन्होंने भी क्या है NCDRC को अप्रोच किया, जिसमें कि स्टेट कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इसमें एक और इशू था जो डॉक्टर ने लिया कि क्योंकि ये एक पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट को लेके केस था, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस पेशेंट के लिए भी होंगी कि पेशेंट को क्या करना है, डू और डोंट्स होता है, जो डू नोट्स होता है। तो आपके
जो इसमें डॉक्टर थे उन्होंने एक पर्टिकुलरली ग्राउंड लिया कि कुछ समय बाद, बेसिकली 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि जब पेशेंट आए मेरे पास में तो उनके उनके जो चेहरे पे, जो आंखों के पे जो ड्रेसिंग लगी हुई थी वो न्यू थी, और कोई पैड था जो पैड लगता होगा, जो कि डॉक्टर साहब ने नहीं लगाए। तो ये उनका एक वन ऑफ द ग्राउंड था कि कोई डू एंड डोंट्स जो होता है उसकी के अंडर में आता होगा कि भाई फॉर एग्जांपल कि आपको जब जो अपने हाथ से रिमूव नहीं करना है, हाथ धुले होने चाहिए, और डॉक्टर ही आपका जो है उस चीज़ को कंडक्ट करेगा, तो वो शायद फॉलो नहीं हुआ। और ये भी एक वन ऑफ द ग्राउंड लिया गया। और ये जानने के बाद में जब पूछा तो उसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया पेशेंट ने कि ये पैड कहाँ से आया। तो ये वन ऑफ द ग्राउंड्स एनसीडीआरसी के सामने लिया गया। और ये करने के बाद में एनसीडीआरसी ने कंक्लूड किया कि पेशेंट ने अपने आप चेंज करी है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। और ये पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की वजह से जो केयर जो उनकी लैक हुई, ऐसा कोई केस उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। और उन्होंने जो है स्टेट कमीशन के ऑर्डर को ओवरराइड कर दिया, सेट असाइड कर दिया। उनका ये भी मानना था कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोथेलेमाइटिस was due to traumatic injury and cannot be attributed to any fault or deficiency on the part of respondent। respondent कौन? जो डॉक्टर थे, कि उनकी वजह से नहीं हुआ, बट बेसिकली इस वजह से हुआ कि जो उनके कोई पैड होंगे, कोई आंखों पे लगाने की जो चीज़ें हैं, वो ड्रेसिंग जो है वो चेंज थी, और चेंज करी है खुद पेशेंट ने। और इसी वजह से जो है, क्योंकि पेशेंट ने इस इन्वायरमेंट में किया, पेशेंट ने कैसे चेंज किया, तो ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है। और इस वजह से जो है आपका इन्फेक्शन हो गया, एंड इट इज़ नॉट द डॉक्टर्स फॉल्ट बट मे बी ड्यू टू द एक्शन ऑफ द पेशेंट। तो उन्होंने फिर सेटिसाइड कर दिया स्टेट कमीशन के ऑर्डर को। इस ऑर्डर के खिलाफ में फिर पेशेंट आए सुप्रीम कोर्ट। ये आप देख सकते हैं, उसने रिवीजन पिटीशन जो रिस्पोंडेंट उसकी अलाउ कर दी, और अकॉर्डिंगली द अपीलेंट्स कंप्लेंट वाज डिसमिस्ड। अपीलेंट कौन है? पेशेंट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि नोटिस देने के बाद, बिकॉज जब भी केस फाइल होता है तो नोटिस जाता है कोर्ट से, और नोटिस जो है रिसीव होने के बाद भी किसी ने अटेंडेंस नहीं दी ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट डॉक्टर। तो जब भी आप नहीं जाते हो मैटर में डिस्पाइट ऑफ द सर्विस, तो कोर्ट हैज़ द पावर टू प्रोसीड एक्स पार्टे। एक्स पार्टे मीन्स विदाउट योर एब्सेंस दे कैन प्रोसीड एंड दे कैन गिव ऑर्डर, और वो ऑर्डर आप पे भी लागू होगा। मीन्स यू कैन नॉट कम लेटर एंड से कि मुझे पता नहीं। इसमें कई प्रोसीडिंग्स में ये भी होता है कि एक्स पार्टे के आप अगेंस्ट में जाते हो, बट यू हैव टू शो बोनाफाइड रीजंस कि भाई आप इस वजह से नहीं आ पाए थे, बट इस केस में वो ऐसा भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्स पार्टे प्रोसीड कर दिया था केस को। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले तो 5 बार जो विजिट करी थी उन्होंने, सबसे पहले ऑपरेशन जब हुआ था तो 5 बार जो है विजिट करी थी, ये कंसिडर किया गया। जब उसके बाद में भी आराम नहीं मिला, तो फिर कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो सेकंड ओपिनियन लिया था उन्होंने। दूसरी उन्होंने किया कि जो इन्फेक्शन है वो कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होता है, एंड जाहिर सी बात है ये सब ऑब्जर्वेंस जो है सुप्रीम कोर्ट यूनिलेटरली नहीं लेता। वो जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में, जिसमें कि बाद में बताया भी गया है कि किस एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पे ये लिया है, तो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ओपिनियन देते हैं, उन्हीं ओपिनियंस के बिहाफ पे ही लिया जाता है, जो कि डॉक्टर्स हैं इस फील्ड में। इस केस में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेडिकल नेग्लिजेंस इज नॉट विजिबल फ्रॉम द रिकॉर्ड एज अपीलेंट हैज चेंज्ड हिज ओन बैंडेज। सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉजिक से एग्री नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को वेटेज दिया कि पोस्ट ऑपरेशन कैटरेक्ट पे रिस्पोंडेंट डॉक्टर से वो इन्फेक्शन डायग्नोज नहीं हुआ, बिकॉज कोई भी रिकॉर्ड ये शो नहीं कर पाए कि डॉक्टर ने उनको डायग्नोज किया था। पेशेंट को जो भी रिलीफ्स थे वो मिल गए, पेशेंट के बेसिकली फेवर में ये डिसीजन आ गया। इसमें जो मेजर जो मिस्टेक करी है वो डॉक्टर साहब ने ये भी करी है कि उन्होंने रिटन स्टेटमेंट तो दिया, रिटन वर्जन तो दिया, बट उनकी जो इनफ ना एविडेंसेस पेश नहीं कर पाए वो। बेसिकली उनकी केस फाइल भी डिफेक्टिव थी, केस फाइल भी उन्होंने टाइमली नहीं दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी अटेंडेंस नहीं मार्क हो पाई। तो बेसिकली ये है कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है इफ़ यू आर ए डॉक्टर, और अगर आप पेशेंट हो तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक फोरम आपको रिलीफ नहीं देता एंड यू थिंक आपको रिलीफ मिलना चाहिए, बिकॉज द नॉर्मल कोर्स अडोप्टेड बाय द डॉक्टर इज नॉट नॉर्मल और एबनॉर्मल। और ये कौन बताएगा? ये दूसरा एक्सपर्ट बताएगा, जो दूसरे डॉक्टर हैं वो ओपिनियन देंगे कि अगर नॉर्मल कोर्स में ऐसे सिनेरियो में मेडिकल कंडीशन में क्या कोर्स नॉर्मल रहता है। अगर नॉर्मल कोर्स के दौरान में कोई रिस्क फैक्टर आता है तो दैट इज़ नॉट मेडिकल नेग्लिजेंस, बट द अबनॉर्मल
रूट टेकन बाय और ड्यू केयर नॉट टेकन एंड दैट इज़ वाई समथिंग हैपेंड, तो वो क्या होगा, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनेगा, जैसे कि इस केस में आपको दिखाया गया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में पेशेंट को रिलीफ मिला है। तो बेसिकली दो चीज़ें सीखने को मिलती है कि आपको अगर लगता है कि रिलीफ मिलेगा तो यू अप्रोच एवरी फोरम, बिकॉज इसमें आप देखोगे कि एक फोरम ने दिया, फिर उसने ओवरराइड किया, फिर दूसरे फोरम ने दिया, फिर ओवरराइड हुआ, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। तो बेसिकली क्या है कि आपको हर फोरम को अप्रोच करना है एंड वैलिड रीजंस होने चाहिए, ऐसा कि एबनॉर्मलिटी कुछ होनी चाहिए, एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोर्स में कुछ अगर डिसीजन हो गया या नॉर्मल कोर्स में कोई रिपरकशन हो गया, फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी होनी एंड दी बॉडी इज़ वीक और वो सर्जरी नॉर्मल कोर्स में राइट है और किसी वजह से जो है पेशेंट डिसीज हो जाता है या कोई इशू हो जाता है, तो आप मेडिकल नेग्लिजेंस कहोगे। नहीं, वो मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। मेडिकल नेग्लिजेंस इज़ बेसिकली अब नॉर्मल कोर्स टेकन बाय दी मेडिकल एक्सपर्ट। या फिर कोई पोस्ट, जैसे इस सिनेरियो में क्या था, पोस्ट ऑपरेटिव जो था, पोस्ट ऑपरेटिव केयर और ट्रीटमेंट उसको नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। तो आपको हर फॉर्म करना है और आपको अपने जो पॉइंट है उसको सामने रखना है। दूसरा, जो मेडिकल अगर एक्सपर्ट है तो मेडिकल एक्सपर्ट को क्या करना है, मेडिकल एक्सपर्ट जाहिर सी बात है अपनी केस फाइल को प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखे। केस फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली जो है उनकी जो अपील थी वो अलाउ हो गई और NCDRC का जो ऑर्डर है वो सेटिसाइड हो गया और 3,50,000 का जो है कॉम्पनसेशन ग्रांट कर दिया गया।